वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज में यूपी पीसीएस का 2023 का पेपर में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 आज डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके जनरल साइंसेस से या बेसिक साइंसेस से आप बोलते हैं वो डील करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस भी आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मार्क्स आप इजीली इससे ले सकते थे। एंड मेजरली आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए क्वेश्चन हैं, जिसमें बेसिकली आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट टर्म्स हैं, टर्म्स के अलावा आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं वन लाइनर क्वेश्चन से। तो ये आपको मार्क्स सिक्योर करने में, आपका पेपर क्लियर करने में ऑल द वे मोर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ के आते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, या आप गलत करके आते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर कि आपका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइंसेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है। जाई वर्ड जो है हम जनरली जैसे जिसमें जीरोफाइट्स की बात करते हैं, जीरोफाइट्स में हम कैक्टस की बात करते हैं जो वाटर स्टोरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो जाई वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू वाटर। एक आता है हमारे पास फ्लोएम, जब हम वैस्कुलर सिस्टम की या वेन्स जो कि प्लांट के तौर पे अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं तो वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं जिसमें वेन्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस से आप ऐसे, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा था मैं आपको बताती हूँ, फोटोसिंथेसिस भी पीएच से शुरू होता है और फ्लोएम भी पीएच से शुरू होता है। तो पीएच फ्लोएम जो है वो फूड के लिए होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर होता है। जाई वर्ड वाटर के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स के लिए हमारे पास जाइलम है, फ्लोएम के लिए अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कन्वेंशनल वर्ड क्या होता है, यानी कि पुराने तरीके से जो चीजें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। अब नॉन कन्वेंशनल वर्ड यानी कि जो पुराने नहीं, नए तरीके, नवीन तरीकों की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं जो कि नवीन तरीके के हैं, पुराने तरीके के नहीं है। तो ऑप्शंस की तरफ थोड़ा ध्यान देखते हैं। ए नॉन रिन्यूएबल, बी रिन्यूएबल, सी प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, डी प्रोड्यूस फ्रॉम हीट। तो अब नॉन रिन्यूएबल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो पेट्रोल डीजल आ रहा है ना एनर्जी रिसोर्सेज में, तो वो नॉन कन्वेंशनल तो नहीं हुआ, वो कन्वेंशनल हुआ, तो ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बी सी एंड डी की बात करते हैं तो सी की तरफ चलते हैं पहले कि प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन प्रोड्यूस फ्रॉम हीट, ये भी एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास जो जैसे कि वाटर एनर्जी आ गई है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट तरह के और हमारे पास सोर्सेज है, रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल में कवर होते हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। तो बेसिक टर्म्स के ऊपर आपसे ये सवाल पूछा गया, तो अब नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल में आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर A. Pollution assay in aquatic ecosystems, B. Assaying oxygen level in high altitude regions, C. Measuring oxygen levels in blood, D. Computing oxygen level in forest ecosystem। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि एनसीईआरटीज में भी अगेन गिवन है, दैट इज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं जब, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल आप एक पौधे को पानी देते जा रहे हैं बट उसके अंदर आप खाद यानी कि मैन्योर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्योर वहां पे क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं, इफ यू आर एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कह रही हूँ, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमारे पास अलग अलग डिफरेंट तरह की पहले टॉप मोस्ट पोजीशन पे कैनोपी आती है। तो नीचे अगर हम देखें बहुत सारे ट्रीज हैं ऐसे जो सनलाइट से डिप्राइव्ड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं फाइनली, अब जैसे कि बेल होती है किसी किसी प्लांट की, तो वो वहां से अब क्या करेंगे, उन्हीं ट्रीज का सहारा लेते हुए टॉप मोस्ट पोजीशन पे कैनोपी के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट सनलाइट जो है, कहने का मतलब कि वो एक लिमिटिंग फैक्टर है, बट पानी वहां पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है। तो पानी यानी कि बारिश तो रेगुलरली वहां पे थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि वो रहता ही है, स्टैग्नेंट टेम्परेचर रहता है। आप कह सकते हो कि बेसिक रेंज ऑफ टेम्परेचर है वही मेंटेन रहती है पूरे साल में। अगर आप मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पे डिकेइंग प्रोसेस जो है वो रहता है, तो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी है, बट सनलाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है। सिमिलर तरीके से जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सनलाइट भी लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि अप टू अ रेंज अगर हम देखें सनलाइट एंटर करती है हमारे इकोसिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू वाटर बॉडीज, राइट। तो उसके बाद वहाँ पे अब सनलाइट भी लिमिटिंग फैक्टर है, ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली रहेगी,
क्योंकि पोल्यूशन लेवल से अगर आप देखेंगे कि अपर मोस्ट लेयर हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर ढक जाती है तो सनलाइट के थ्रू या आप कह सकते हो वाटर जो है वो डिजोल्व ही नहीं कर पाएगा उस ऑक्सीजन को, और साथ में अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए स्पीशीज़ की या फिशेज़ की या किसी भी तरह की हमारी स्पीशीज़ की इन द वाटर बॉडीज़, तो इन दैट केस ऑल्सो जो ऑक्सीजन है वो उतनी हिसाब से प्रोड्यूस इन अदर केस नहीं हो पा रही है ना वाटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो अगर सनलाइट भी ब्लॉक हो जाती है तो वो कैसे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे या रिलीज करेंगे इनसाइड द ओशंस, ठीक है, या वाटर बॉडीज एज अ होल अगर हम देखें तो इस तरीके से पोल्यूशन असे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इसका करेक्ट आंसर था, दैट वाज फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी एनसीईआरटी से कि इट इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन असे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के आंसर को अटेम्प्ट करना था। देन next question, the aquatic plant commonly uses biofertilizer in waterlogged rice field is, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजोला। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स जो हैं एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है, उसको भी ध्यान से रखना है, पढ़ना है एंड रिमेंबर यानी कि याद भी रखना है। तो अजोला जो है बेसिकली अगर आप देखिए एक तरह से इक्वेटिक फर्न है हमारा, ठीक है, फ्लोटिंग इक्वेटिक फर्न है जो कि टेम्परेट रीजन्स के अंदर है, ठीक है, एंड पैडी कल्टीवेशन यानी कि राइस की कल्टीवेशन में ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने में ये हेल्प करेगा। नाइट्रोजन जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैडी रिक्वायर्ड है। अब पैडी की यहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट रही? पैडी जो है हमारी राइस कल्टीवेशन में अगर आप देखेंगे जब भी ग्रो की जाती है पानी को वहाँ पे खड़ा किया जाता है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो पानी के अंदर सस्टेन करने वाला या पानी पे फ्लोट करने वाला ऐसा हमारे पास फर्न यानी कि प्लांट अवेलेबल अगर है तो क्या करेगा? नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर देगा, तो वहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजर्स की यूजेज की रिक्वायरमेंट इतनी रहेगी नहीं, ठीक है। और ऊपर से पानी जो है क्योंकि अब इक्वेटोरियल रीजन्स की या टेम्परेट क्लाइमेट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बारिशें जैसे कि इंडिया जैसा कंट्री है टेम्परेट रीजन्स भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब पानी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो अजोला इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमें कहते हैं हम उसे लाफिंग गैस। देन सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, बेसिक सा क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आयोडीन इसका करेक्ट आंसर है। तो सीवीड्स, सी से ही हम क्या कर रहे हैं? आर्गन जो है हमारे पास क्या है? स्टेबल गैस है, नोबल गैस है। क्लोरीन जो है हम बेसिकली क्या करते हैं? क्लोरीन जो है NaCl की जब हम बात करते हैं, जब आयोडीन का हम देखते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन तो वहां से भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ब्रोमीन जो है अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, डायरेक्टली हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए आयोडीन ही इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगर आप एलिमिनेशन वाला प्रोसेस चलते हैं तो ए या बी में से बेसिकली आप आंसर को यहाँ पे चूज करते हैं। तो सी की जब हम बात करते हैं, सी से हम डायरेक्टली क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? तो सॉल्ट जो है मेकिंग प्रोसेस वो सी से ही होता है। बेस्ट एग्जाम्पल है केल्प्स। केल्प्स क्या है कि आप देखेंगे कि अंडर वाटर आपके पास रहते हैं, क्या सीवीड्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो सोप के अंदर भी उसको यूज किया जाता है, सोप मेकिंग इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल्स में उसको यूज किया जाता है। तो आयोडीन का बहुत अच्छा ये सोर्स रहता है, ठीक है। केल्प इज अ टाइप ऑफ सीवीड विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। एंड यूनिक प्रॉपर्टी है कि ऑब्जर्व करता है आयोडीन फ्रॉम द सी, कि रादर देन आप उस पानी को उबालेंगे एंड फिर सॉल्ट निकालेंगे, जो सी के अंदर सी केल्प्स अवेलेबल हैं वहां पे क्या होगा, आप वो आयोडीन वहां से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो यहाँ पे ना आपको जीनस और स्पीशीज के बीच में कंफ्यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगेन ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नेपेंथीस, ठीक है। एक जीनस है, कार्निवोरस प्लांट का एक जीनस आता है। पहले जैसे होमो सेपियंस की बात करते हैं तो सेपियंस जो है वो स्पीशीज है, होमो जो है वो उसका जीनस है, ठीक है। तो जीनस आपको दिया गया था ऑप्शन के अंदर और एग्जाम्पल्स भी कोट किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्निवोरस प्लांट्स में ये उसका जीनस है जो कि ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनको हम मंकी कप्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एक मोनोटिपिक फैमिली है नेपेंथेसे, ठीक है। तो फाइनली अब पिक्चर प्लांट आपने देखा होगा कि वो इंसेक्ट्स को डायरेक्टली खाता है, कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4 चेंबर्स है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी रहती है? ह्यूमन हार्ट आपको दिख रहा है कि एट्रियम है, देन वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो 4 चेंबर्स ही हार्ट के अंदर होते हैं। बेसिक साइंसेस को क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस इन 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इट वाज द 10th पोजीशन, ठीक है। कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे, जो कि जर्मन वॉच यहाँ पे पब्लिश करता है, that is the new climate institute and climate action network usually since 2005 onwards, and India का रैंक CCPI 2022 में 10th था and ranked 8th in the
परफॉर्मेंस इंडेक्स एज कंपेयर टू 2023। ठीक है कि अब 2022 में अगर 10th रैंक है तो 8th रैंक आ गया 2023 के अंदर। ठीक है, इन केस अगर आपसे क्वेश्चन वैसे रिपीट नहीं किया जाएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में किसी में डाल दिया जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज नोन एज। डायरेक्ट आपसे ये स्टेटमेंट आपको डेफिनेशन दी गई है, आपको यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो अब वेटलैंड जो है बेसिकली ऑप्शंस देखते हैं, वाटरशेड, वाटरलैंड, वेटलैंड एंड वाटर रिजर्व। ठीक है, तो नीचे से ऊपर चलते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था, वाटरशेड। ठीक है, तो डी वाटर रिजर्व की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे आपसे डेफिनेशन में अगर पूछा गया है कलेक्ट भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, उसको रिलीज भी किया जाएगा वाटर को, तो वाटर रिजर्व में तो बेसिकली वाटर को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, पॉन्ड हो गया, वाटर रिजर्व हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देन वेटलैंड की बात करते हैं। वेटलैंड में बेसिकली हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। वेटलैंड हो सकता है वो कि किसी तरीके का सिग्निफिकेंस ऐड कर रहा है वो। ठीक है, बट यहाँ पे ड्रेनेज ऑफ वाटर की बात नहीं की जा रही, सिर्फ कलेक्शन तक की बात की जा रही है, स्टोरेज की बात की जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट आ जाता है वेटलैंड को लेकर। देन वेस्टलैंड की बात करते हैं। वेस्टलैंड का मतलब ही यही होता है कि लैंड विच इज बैरन, बेसिकली यूज नहीं किया जा रहा उसको। ठीक है, देन तो वेस्टलैंड आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जाता है कि वाटर को शेड किया जा रहा है। वाटर को अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तभी तो उसको शेड करेंगे। ठीक है, एक बेसिक्स है यहाँ पे, आप तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते थे। अगर डेफिनेशन पता थी तो वेल एंड गुड, नहीं थी तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन करके इसका आंसर भी सॉल्व कर सकते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट was enacted in which of the following year। तो अब ये क्वेश्चन जो है अगर आपको एक्ट्स पता होंगे तो ही आप इसको आंसर कर सकते थे, नहीं पता थे तो अगेन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपको एनसीईआरटीज में गिवन होते हैं, शंकर आईएएस अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1974 में हमारे पास ये एक्ट आया था, एनैक्ट हुआ था ताकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन हो सके फॉर मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री। तो बेसिकली इस एक्ट के तहत ना एक पल्यूटर पेज प्रिंसिपल एनैक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक केस लॉ हमारे पास आता है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस के तहत अब फाइनली पल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है उसको भी इनैक्ट किया गया था, यानी कि जो भी फैक्ट्री, जितने भी आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो जितना भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वाटर के अंदर, वो उसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो पल्यूटर पेज प्रिंसिपल को एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आप देखेंगे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत आप 1974 में एनैक्ट किया गया था। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज। ठीक है, अगर आपने हमारी क्लासेस को फॉलो किया होगा तो लोटिक वर्ड के लिए आपको एक बेसिक सा यहाँ पे बोला गया होगा, जो लोट जाता है, यानी कि जो बह जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे स्वॉम्प्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, मार्शी एरिया, तो स्वॉम्प तो है वो जो खड़ा पानी बोलते हैं, तो गलत बन जाता है, लोटने वाली चीज़ तो नहीं है। पॉन्ड में भी पानी खड़ा रह जाता है, लोटने वाली चीज़ तो नहीं है। मार्शेस की बात करते हैं, वहाँ पे भी खड़ा रहता है पानी। ठीक है, तो मार्शी लैंड जब हम बोलते हैं वहाँ पे पानी के पडल्स बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ही होगा, जो लोट रही है, पानी बह रहा है, रिवर्स ही है। तो लोटिक का ऑपोजिट हमारे पास अगर यहाँ पे बोला जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। लोटिक का ऑपोजिट होता है लेंटिक, यानी कि जहां पे पानी खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तब भी रिवर्स होता, तब नॉट वाली स्टेटमेंट आती। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो आंसर इसका सी है। देन फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जामनगर। देन के 2011 में फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी को जामनगर में इस्टेब्लिश किया गया था। गोल क्या था कि सेफगार्ड करनी है बायोडाइवर्सिटी कोस्टल एरियाज की, जहां पे हाई मरीन बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड ये सेंटर जो है इंडिया के ओनली मरीन नेशनल पार्क में गिना जाता है, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क के अंदर अर्थवॉर्म्स के थ्रू जब भी सिल्क की प्रोडक्शन होती है उसमें एक नेचुरल कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है? करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, दैट वाज हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, सेरीन, एलिनिन हैव नाइट्रोजन, जो कि एक कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। एंड केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम सिल्क देखें, जो कि सिल्क वॉर्म से एमिट किए जाते हैं, दो मेन प्रोटीन्स होते हैं, सेरिसिन एंड फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन जो है वो स्ट्रक्चर सेंटर है सिल्क का, सेरिसिन जो है वो स्टिकी मटेरियल है सराउंडिंग इट। तो केमिकल फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉमन जो है यहाँ पर क्या रहता है, स्टिकी मटेरियल के बेसिस पे या नाइट्रोजन एक कॉमन हमारे पास कॉम्पोनेंट अवेलेबल रहता है। देन डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड।
मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जे वर्ड जब भी आता है वो वाटर से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब डेजर्ट में हमारे पास पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से मार्क कर सकते थे ज़ेरोकोल्स एनिमल्स, ठीक है। तो अब ज़ेरोकोल जो है जनरल टर्म है जो रेफर करती है एनी एनिमल अडेप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट, वाटर की प्रिजर्वेशन की वजह से, जस्ट एज कैमल, ठीक है। अब मैच करनी थी आपको ये लिस्ट, ठीक है। मलेरिया, डेंगी एंड एलिफेंट फूड के बारे में आप जनरली पढ़ते ही हैं। पेप्टिक अल्सर्स को अगर आप यहाँ पे इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता पेप्टिक अल्सर्स एक्चुअली में है क्या, छालों की बात की जा रही है, अल्सर्स की बात की जा रही है, वो किसकी वजह से होता है। तो बी, सी एंड डी के बेसिस पे आप इजीली इसको मार्क कर सकते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेप्टिक अल्सर्स बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, डेंगी होता है वायरस की वजह से, ठीक है। एलिफेंट फूड हमारे वॉर्म्स की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वेक्टर्स को यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि अब के वेक्टर्स जो है बेसिकली आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि मलेरिया तो प्रोटोजोआ से कैसे हो सकता है। तो मलेरिया जो है बेसिकली वो यूज कर रहा है हमारे किसको, मस्कीटोज को, फीमेल एनोफिलीज की जब हम बात करते हैं उनको यूज करता है एज अ कैरिंग मटेरियल, ठीक है। तो कॉज कौन करता है, प्रोटोजोआ ही कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन डिटेल यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटीज को पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ पे टेबल्स में आपको ये चीज गिवन होती है। देन ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय A, organisms linked to food chain, B, plants only, C, animals only, D, carnivorous animals only। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड चेन्स की जब हम बात करते हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं। फूड चेन में हम एक ही एंगल से सारी चीजें देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, हम एनर्जी रिलीज को भी यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। पिक्चर को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, कि ट्रॉफिक लेवल्स पे हम एनर्जी रिलीज को या एनर्जी लॉस्ट एट एवरी लेवल फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल एज यू रीच, ठीक है, उसको भी कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास कार्निवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को ही कंसिडर नहीं किया जाता, ऑल टुगेदर हम सब चीजों को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय, तो आपको यही क्वेश्चन जो है हमने पिछले 2 या 3 वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि इनसाइट कंजर्वेशन क्या होती है, ठीक है। इनसाइट कंजर्वेशन में हम नेशनल पार्क्स को देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर, अब अगर वो क्वेश्चन सही करके आते तो यहाँ पे ये आप सही कर सकते थे, वो गलत किया है तो चांसेस आर कि यहाँ पे भी आप गलत करेंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, इनसाइट कंजर्वेशन। देन हांगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो हांगुल डियर की जब हम बात करते हैं न्यूज में भी था रिसेंटली, तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है कि हांगुल डियर जो है, जो कश्मीर स्टैग भी इसको हम बोलते हैं, हांगुल का दूसरा नाम जो है वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश एंड JNK में ज्यादातर दाचीगाम रीजन में पाया जाता है, ठीक है। कश्मीर में दाचीगाम रीजन में या दाचीगाम नेशनल पार्क या त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें मोर एट रिस्क है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पल्यूटर, पल्यूटर वर्ड भी लिखा गया है, ठीक है। पल्यूटर फीसेस या फीकल मैटर जो है बेसिकली पल्यूटर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी को डायरेक्टली निकालेंगे, यूरिन को भी अगर आप देखें तो वो पल्यूटर नहीं है एज सच डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हम कम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास ए एंड डी रह गया, डोमेस्टिक वेस्ट एंड पेस्टिसाइड, नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पल्यूटर। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट जो है जनरली हम देखते हैं, अगर किचन से आपके वेस्ट जो जा रहा है वो मोर और वे लेस अगर आप देखें तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ही रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not true about the total outlay of union budget 2023-2024। तो इन केस अगर आपने बजट पढ़ा था, आपको याद था, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको ओमिट भी कर सकते थे अटेम्प्ट करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज 9% नहीं 7% यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को यहाँ पे करेक्ट कोड के अकॉर्डिंगली मैच करना था। पॉपुलेशन की थ्योरीज दी गई थी आपको, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप जनरली ओमिट कर सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटीज का अगेन पार्ट है जब हम पॉपुलेशन थ्योरीज की बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटीज में आपको डायरेक्टली ये गिवन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो वो एडविन कैनन ने दी थी, उनकी बुक वेल्थ
में पब्लिश किया गया था ये इन द ईयर ऑफ 1924। देन सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी जो है वो हेनरी जॉर्ज ने प्रपोज की गई थी, जो कि अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट है, अराइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑर्डिनेंसेस ऑफ नेचर की वजह से, यार कि नेचर के इम्पैक्ट की वजह से, बट फ्रॉम सोशल माल एडजस्टमेंट्स। उन्होंने यही कहा कि सोसाइटी की वजह से, ना कि नेचर की वजह से ह्यूमन को थ्रेट है। ठीक है, थर्ड है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये बिल्कुल कॉमन थ्योरी है, ठीक है, जिसको अब आप कह सकते हो प्रोपाउंड किया था W.S. थॉमसन ने एंड F.W. नॉर्टस्टेन ने। एंड पॉपुलेशन का बेसिकली स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, साइकिल्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे वर्जन्स के बारे में बता रहे हैं। माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल प्रोविजंस की बात करता है अरिथमेटिक फूड सप्लाई के बेसिस पे। अरिथमेटिक यानी कि आप कह सकते हो कि 2 का 4 से 6 नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं 2 से 4 से यहाँ पे 16 से 32 सो ऑन। तो अरिथमेटिक बेसिस पे, अरिथमेटिक थ्योरी के बेसिस पे फूड सप्लाई को या पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे वो देखते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थूस ने इसे प्रपोज किया था। Then next question is, what do we call balancing the needs to resources and also conserve them for the future? बिल्कुल बेसिक सा सवाल था आपसे। ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो ये बोलता है कि अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको बचा के रखें। नीड टू यूज द रिसोर्सेज, अगर आप बचा के रख रहे हैं उसे तो आप इसे यूज कैसे करेंगे अगर आप कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, यूज के साथ साथ कंजर्व भी करना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तो रिसोर्स कंजर्वेशन तो इसका ऑप्शन नहीं बनता। देन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर रिसोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, अभी के यूजेस के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, अगेन ए एंड डी आर इंटर रिलेटेड, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। बेसिक सी टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then next question is कि which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी, अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद किया है, उसके लिए वीडियो भी बनाई थी मैंने, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी वीडियो के अंदर ही, कि इन केस अगर आपको याद नहीं हो रहा था 3 या 4 सेंटेंसेस तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉज जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ठीक है, जीरो हंगर की बात करते हैं SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। ठीक है, तो स्पेस रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर था, कि नॉट यहाँ पर देखना था ना हमने, जीरो हंगर हमारा 2 आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गुड हेल्थ एंड वेलबींग की जब हम बात करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 आ जाता है, एंड 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, बट यहाँ पे स्पेस रिसर्च के बारे में कंसिडर नहीं किया गया है। तो 124 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। देन असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। असर्शन थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। असर्शन तो सही बोल रही है। रीजनिंग क्या है कि ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है ना, कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो कैसे मेंटेन होगा। ठीक है ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है रीजनिंग वाली, तो बेसिक सा सवाल था। करेक्ट आंसर क्या है, ए असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाता है। बेसिक से सवाल थे एंड कुछ इतना डिफिकल्टी लेवल हाई भी नहीं था व्हेन इट कम्स टू बेसिक साइंसेस, बस एनसीईआरटीज यहाँ पर पकड़ में होनी चाहिए। ठीक है, 1-2 सवाल थे जो आप एलिमिनेट मतलब नहीं कर पाते तो आप अटेम्प्ट नहीं करते या उसको छोड़ देते। ठीक है, अटेम्प्ट करना भी जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।